हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी में। तो ये हम क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने बात कर लिया है जो भी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, उसके जो ऑर्गन है, जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो उसका हमने ओवरव्यू देख लिया है एनसीईआरटी का। आज हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड, कैसे ओरल कैविटी में या स्टोमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन चल रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एक एक बात हम करेंगे, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उस पर भी मैं बात करूंगा आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहली चीज, जो भी चीज लिखी हुई है सारी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, एक एक चीज मैंने नोट्स के फॉर्म में आपको लिख कर दिया है। पहला है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। हम जानते हैं दो तरह के डाइजेशन होते हैं, चाहे तो मैकेनिकल और चाहे तो केमिकल प्रोसेस, ये दो डाइजेशन मिलकर होते हैं। पहला जो है मैकेनिकल डाइजेशन, इसमें टीथ, टंग और लिप्स तीनों का रोल होता है। रोल आखिर क्या है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड में और च्यूइंग करेगा फूड, जैसे टीथ है तो वो च्यूइंग में काम करेगा। आगे हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की। केमिकल डाइजेशन जैसे कि स्टार्च है, हम जानते हैं कि जो स्टार्च होता है उसमें 30% जो स्टार्च होता है वो बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। और हम जानते हैं सलाइवरी अमाइलेज में टाइलिन मौजूद होता है, उसको कन्वर्ट करेगा वो माल्टोज में और अल्फा डेक्स्ट्रीन में। यहाँ कोई भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ है। आगे जैसे सलाइवा मौजूद है हमारे माउथ में, तो मैस्टिकेट किया फूड और सलाइवा को बन चुका है बोलस। बोलस आगे फेरिंग्स में गया है, आगे वो ओइसोफेगस में जाएगा, देन स्टोमक में जाएगा। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको बोला गया है स्वेलिंग या डिग्लूटेशन। आगे प्रोसेस चलेगा पेरिस्टाल्सिस में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट जो चलता है पेरिस्टाल्सिस में, बोलस को या कहें तो फूड को आगे की तरफ मूव करने में, वो होता है मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस। काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने दिया है इसे। आगे हम बात करेंगे, ये फूड जैसा कि आप देख रहे हैं स्टोमक में पहुंच चुका है। स्टोमक में 4 से 5 घंटे फूड रहता है, फिर स्टोमक में जो जी सेल्स है वहां से गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, दैट इज गैस्ट्रिक जूस आगे रिलीज होगा। तो अब बात आ गई है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक में। तो स्टोमक में आगे क्या होगा, ये हम जानते हैं कि स्टोमक में सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन ही होता है। एनसीईआरटी ने साफ लिख रखा है अपने समरी में, ओनली प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस। अब बात आती है नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टोमक। हम जानते हैं कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं मौजूद होते हैं हमारे स्टोमक में। आगे जब फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस मिलेगा तो काइम बोलते हैं। जब फूड इंटर करता है इसके बाद ड्यूडेनम में आगे गैस्ट्रिक जूस, जिसमें म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स मौजूद हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है लुब्रिकेशन में, और जो भी म्यूकोसल एपिथेलियम है उनको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि एचसीएल इतना खतरनाक है, इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्टोमक में रहता है कि स्टोमक वो एक्सकोरिएट कर देगा, मींस पेट की धज्जियां उड़ाकर रख देगा वो। तो ये बात थी, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए गैस्ट्रिक जूस का मदद होता है। आगे बात करें हम, डाइजेशन है कुछ और रोल है, रेनिन से भी होता है, पेप्सिन से भी होता है, और ये गैस्ट्रिक लाइपेज ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी लिखती है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। बिल्कुल बात सही है, लेस अमाउंट में तो सिक्रेशन होता ही है। जैसे फैट्स है उन पे गैस्ट्रिक लाइपेज का एक्शन होगा तो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में वो टूटते हैं। आगे की तरफ हम बात करें, इसमें यहां तक तो हम समझ चुके। आगे डाइजेशन जो फूड का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन चलता है। जो मस्कुलर लेयर है उनमें मूवमेंट स्टार्ट होगा, तब जाकर फूड की मिक्सिंग होती है। सिंपल सा समझे, जो हमारे घर में ग्राइंडर चल रहा होता है तो सेम यहाँ पे चल रहा होता है, अंदर भी मस्कुलर लेयर में मूवमेंट चल रही होती है। अब बात आती है सकस इंट्रिकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसको इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं, जिसमें वाटर 99% मौजूद होता है। कहां से आखिर सिक्रेट होते हैं, तो सिक्रेशन से ब्रश बॉर्डर सेल्स, जो म्यूकोसा का बीबीसी है ब्रश बॉर्डर सेल, उससे वो सिक्रेट होता है, और प्लस सेक्रेटिन ऑफ गॉबलेट सेल्स। आगे हम हार्मोन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो इंटेस्टिनल जूस है, तो इंटेस्टिनल जूस जो है तो उसमें बहुत सारे टाइप के एंजाइम होते हैं, जैसे डाइसैकेराइडेज, इसमें माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, डाइपेप्टाइडेज वगैरह हो गए, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज वगैरह। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें लेस देन 1% है। हमने वाटर की बात की ही 99%। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, म्यूकस बाइकार्बोनेट के साथ
ये पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं। अब आखिर इनका काम क्या है? आप तो जानते हैं जो फूड आ रहा है स्टोमक से वो तो एसिडिक फूड है, उसको अल्कलाइन बनाने का, क्योंकि आगे फिर जो एंजाइमेटिक एक्शन है वो फिर नहीं हो पाएंगे, इसलिए एंजाइमेटिक एक्शन के लिए उसको अल्कलाइन मीडियम बनाया जाता है। मींस जो मीडियम होगा वो पीएच वहां का 7.8 होगा, तो ये अल्कलाइन मीडियम यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप एंजाइम का नाम याद रखेंगे, एंजाइम एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके आगे ये सबम्यूकोशल ग्लैंड है जहां से इसका सिक्रेशन होगा। इसके आगे हम बात करें, जो ब्रूनर्स ग्लैंड भी इसको बोला जाता है, वो इसमें हेल्प करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज वगैरह को मेंटेन करने में। तो ये बातें थी यहाँ पे डाइजेशन कैसे हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फिर हम बात करते हैं कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन सा रिएक्शन चला है इसमें वो भी बात करेंगे, और कौन एंजाइम उसमें हेल्प किया है। पहले तो कुछ चीज हम जाने कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है, ये बात तो अलग हो गई, जो ड्यूडेनम एक पार्ट है, इसके बाद इसमें दो पार्ट है, एक तो जेजेनम और इलियम। पहले मैं ड्यूडेनम के बारे में आपको बताऊं, जो मैक्सिमम डाइजेशन है पूछा जाएगा पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है तो ड्यूडेनम में। पूछा जाएगा आपसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो इलियम और जेजेनम में, ये आप याद रखेंगे, पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करें कैसे कौन सा रिएक्शन चल रहा है, जैसे प्रोटीन डाइजेशन है वो इलियम में जाकर कंप्लीट होता है। आपको एक ट्रिक याद रखना है, DJI, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। तो इलियम में जाके प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हुआ है। प्रोटीन हो, पेप्टोन हो और प्रोटियोज हो, उस पे एक्शन किसका होगा? ट्रिप्सिन का, केमोट्रिप्सिन का और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का। कन्वर्ट होंगे वो डाइपेप्टाइड्स में, जिस पे डाइपेप्टाइडेज का एक्शन होगा, अमीनो एसिड्स में वो जाकर टूटेंगे। इसके बाद पॉलीसेकेराइड्स, जिसे स्टार्च बोला गया, उस पे अमाइलेज का एक्शन होगा, वो टूटेंगे डाइसेकेराइड्स में। आप तो डाइसेकेराइड्स जानते ही हो, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इसके बाद फैट पे एक्शन होगा लाइपेज का, टूटेंगे वो डाइग्लिसराइड्स में, देन मोनोग्लिसराइड्स में, इस पे लाइपेज का एक्शन होगा, देन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये टूटेंगे। इसके आगे न्यूक्लिक एसिड है, इस पे न्यूक्लियेज का एक्शन होगा, देन न्यूक्लियोटाइड्स इस पे एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोटाइडेजेस है, और इसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स हैं, फिर इस पे न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्ट करेंगे, फिर शुगर और प्लस नाइट्रोजन बेस में ये टूट जाते हैं। ये पूरा रिएक्शन मैंने आपको ओवरऑल लिख रखा है, और ये तो जानते ही आप पॉलीसेकेराइड्स जैसे डाइसेकेराइड्स का ये पार्ट है। तो इसमें माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करेगा, लैक्टोज पे लैक्टेज, सुक्रोज पे सुक्रेज, या इसी को इन्वर्टेज बोला जाता है। हाँ जी, इसका आप देखिए कैसे आपको याद रखना है। ये माल्टोज टूटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मींस ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल यहाँ टूटे, यहाँ लैक्टोज था तो यहाँ गैलेक्टोज हो गया। और यहाँ तो आपको याद रखना है सुक्रोज है तो ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, शुक्र है कि जीएफ है, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो। इसके आगे हम बात करें डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन की। हाँ, तो ये बिल्कुल यहाँ कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये पॉइंट बिल्कुल एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। इसके आगे लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है ये देखें, कुछ वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन में ये काम आते हैं, कुछ म्यूकस वगैरह है तो उनका सिक्रेशन होता है। म्यूकस का सिक्रेशन क्यों हो रहा है? कोई भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है तो उसको एडहेरिंग करने में, सब आपस में मिलने में, जुड़ने में मदद करता है। इसके आगे लुब्रिकेशन भी उसको प्रोवाइड कराता है। एक खास बात, जो इकोलाई है वो कोलोन में रहता है, इकोलाई, एरिस्टिया कोलाई, वो कोलोन में रहता है। ये अनडाइजेस्टेड मैटर पे डिपेंड होता है, फीड करता है। इकोलाई एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉज हमें नहीं करेगा। इकोलाई विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। B1 प्रोड्यूस करता है गट में, B2K जो कि एब्जॉर्ब होगा कोलोन के वॉल से, ठीक है। इसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है, जैसे कि फेसिस वगैरह हो गए, जिनको फेकस बोला जाता है या स्टूल बोला जाता है, जो अनएब्जॉर्ब्ड हैं, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है, तो फिर इलियोसिकल वाल्व के थ्रू सीकम में जाते हैं, सीकम के बाद रेक्टम में जाते हैं, रेक्टम में टेम्पररी वहां पे स्टोर रहते हैं ये फेसेस। तो रेक्टम में न्यूरल रिफ्लेक्स जब आता है, जब कोई अर्ज या डिजायर उठती है, तब जाकर डिफिकेशन एनल के थ्रू, एनस के थ्रू होता है। तो ये बात थी हमारी, कैसे पूरा का पूरा जो फूड था कैसे वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में वो बाहर चला गया। नेक्स्ट जीआईटी कंट्रोल के बारे में बात करें, एनसीईआरटी में टॉपिक बिल्कुल नहीं ही है एनसीईआरटी में, तो ये पहले वाली एनसीईआरटी में थी और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ये पार्ट एनसीईआरटी में दे रखा है तो हम डील करते हैं। वो न्यूरल भी होता है और हार्मोनल भी होता है। कोई भी चीज ओरल कैविटी में फूड अगर प्रेजेंट है तो साइट से या स्मेल से, ओरल कैविटी से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। एक दिन में अच्छा खासा लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक या इंटेस्टिनल सिक्रेशन है तो वो न्यूरल होता है। सलाइवा को तो आप जान चुके, कोई भी देख चुके हैं हम किसी खाने को, अगर मिठाई हमने देख लिया तो सलाइवा का सिक्रेशन होगा।
नेक्स्ट मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ जीआईटी, ये लोकल नर्वस सिस्टम और सीएनएस से रोल प्ले करता है। हार्मोनल कंट्रोल है तो लोकल हार्मोन्स जैसे गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा के लिए वहां के लोकल हार्मोन्स इसमें मदद करते हैं। इसके बाद ये मेजर जीआईटी हार्मोन्स है, एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखे हैं, पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन है, अभी भी कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये जनरली आप पढ़ेंगे, ये इसमें इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा जाता है। ये जैसे ये पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दे रखा है, इसमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हुआ और क्या एक्टिविटी है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टोमक एपिथेलियम, हार्मोन रिलीज हुआ है गैस्ट्रीन, एक्टिविटी है एचसीएल और पेप्सिन का सिक्रेशन का। नेक्स्ट है ड्यूडेनल एपिथेलियम, मींस ये ड्यूडेनम में ये पार्ट होगा सिक्रेशन हार्मोन का इंटेरोगेस्टेरॉन सेक्रेटिन, इसको बोलते हैं पीसीके, पीसीसीकेजेड, पैनक्रियोजाइमिन कोलेसिस्टोकाइनिन। ये आप याद रखेंगे। काम क्या है, सबका अलग अलग काम है। इंटेरोगेस्ट्रॉन का गैस्ट्रिक एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम करेगा, सेक्रेटिन है पैनक्रेटिक जूस और बाइल जूस को सिक्रेट करेगा, पैनक्रियोजाइमिन जो है डाइजेस्टिव एंजाइम इन पैनक्रेटिक जूस, और कोलेसिस्टोकाइनिन है जो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसके बाद जो एपिथेलियम है ड्यूडेनम और इलियम का, उसमें से इंटेरोकाइनिन निकला, सकस इंट्रिगस को एक्टिविटी को कंट्रोल करने के काम करे। ठीक है, इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन देखें। हाँ जी, तो एब्जॉर्प्शन जो है, तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होती है, तो माउथ में भी होता है, स्टोमक में भी होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी। आपको लार्ज इंटेस्टाइन में तो कम ही होता है जनरली, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, वो भी इलियम और जेजनम। एब्जॉर्प्शन क्या है, जो भी इन प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू ये ब्लड और लिम्फ में जा रहा है, जैसे फैट वगैरह तो लिम्फेटिक में जाएगा। आपको डायग्राम दिखाता हूं मैं। सिंपल डिफ्यूजन अब देखें, कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जैसे ग्लूकोज, वो सिंपल डिफ्यूजन से पास होंगे, इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट तो दोनों है, चाहे फैसिलिटेटेड हो या सिंपल डिफ्यूजन हो, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स है, वो भी इस तरह ट्रांसफर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वो भी इस तरह। आप एक एक चीज जो मैंने पॉइंट लिख रखी है वो याद रखेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा वो पैराग्राफ कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल करने की मैंने कोशिश की है। इसके आगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, तो इधर भी एफ तो इधर भी एफ। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट फ्रक्टोज और Na+ जो है उसको ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। इसके आगे कुछ अमीनो एसिड भी है, जैसे फिनाइल एलानिन वगैरह हो गया, ट्रिप्टोफैन और सोडियम वगैरह हो गया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है एटीपी कैरियर प्रोटीन की और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो इससे ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हाँ, ये हमारा खास है फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, पहले एक डायग्राम के थ्रू समझे। जैसे कि देखिए, जैसे एक ल्यूमेन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा ये पार्ट है, इसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ये सेल हो गए। अब ब्लड में कैसे हमारा फूड जाता है उस प्रोसेस को हम देख रहे हैं, तो काफी दिलचस्प है ये। और ये कैसे फैट जो है जा रहा है लिम्फेटिक कैपिलरी में। जैसा कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन किस पार्ट में टूटा, अमीनो एसिड में। अब जब एपिथेलियल सेल में जा रहा है ये, तो छोटे छोटे पार्ट में अमीनो एसिड टूटा हुआ है ही, तो ये ब्लड कैपिलरी में चला गया, आप देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनके बॉन्ड टूटे हैं मोनोसेक्राइड्स में, देन ये छोटे छोटे पार्ट में आगे चलकर ये ट्रांसफर हो रहे हैं ब्लड कैपिलरी में। अब खास है फैट का, क्योंकि फैट डायरेक्ट हो नहीं पाता है ब्लड वेसल्स में, ये लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी फैट है तो हम बाइल सॉल्ट जो होते हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल पार्ट में हम तोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये आगे इसी फॉर्म में आगे जाकर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये काइलोमाइक्रोन्स है, यहाँ पे प्रोटीन की कोटिंग चलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये आगे चलकर लिम्फेटिक और कैपिलरी लैक्टियल में जाकर ये ट्रांसफर हो जाता है। आप समझ चुके होंगे, तो चलिए एक बार देखें इसके थ्योरेटिकल पार्ट को। जैसे कि मिसल्स के बारे में बात करते हैं। मिसल्स क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जब टूट जाते हैं। तो काइलोमाइक्रोन्स क्या है, आपको बताया मैंने, प्रोटीन कोटेड है फैट ड्रॉपलेट्स। अब जो मिसल्स होते हैं उनमें फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड्स और बाइल सॉल्ट्स तीनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, मिसल्स बोला जाता है उन्हें। नेक्स्ट, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड्स और ग्लिसरॉल जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मिसल्स है। पहले तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में गया, जिसको ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में गया, देन काइलोमाइक्रोन्स आपने देखा ही था,
अमाउंट वहां पर इंक्रीज हो गया और ट्रांसपोर्ट हुआ लिम्फ वेसल्स से, जिसको लैक्टियल्स बोला गया, फिर ब्लड स्ट्रीम में वो चला गया। आपसे पूछा जाएगा काइल क्या होता है, तो लिम्फ प्लस काइलोमाइक्रोन को काइल बोलते हैं। नेक्स्ट, बाइल जूस इज नॉट एब्जॉर्ब्ड ओनली इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ये आप याद रखेंगे एनसीईआरटी की वो लाइन, बाइल जूस कभी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ डाइजेशन में वो रोल प्ले करता है। आपको ये भी याद होना चाहिए जो बाइल जूस होता है, जो बाइल जूस में कभी भी एंजाइम नहीं होते, ये आप याद रखना। इसके आगे हम बात करें, ये हमने देख ही लिया डायग्राम। अब ये कोई जो आदमी है बहुत लंबे समय से फास्टिंग पे है, तो उसको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए जब वो फास्टिंग अपना तोड़ रहा है, देन फैट और देन प्रोटीन। ये तीनों सीक्वेंस में होते हैं। 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन एआईपीएमटी में। इसके आगे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजनम में आपने देखा है, इलियम और जेजनम दोनों में होता है। अगर ऑप्शन एक ही है इलियम और जेजनम में, तो आप जेजनम लगाएंगे। नेक्स्ट, माउथ है, तो माउथ में कुछ केमिकल्स या मेडिसिन भी एब्जॉर्ब होते हैं बकल कैविटी में। इसके आगे स्टोमक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन सिंपल सुगर्स का और अल्कोहल का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड जो होते हैं, वो म्यूकोसा से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल और ड्रग्स का। नेक्स्ट हम देखें एसिमिलेशन के बारे में। एसिमिलेशन क्या होता है, अब तो सबस्टांस जितने भी थे सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अब वो टिश्यू की तरफ पहुंचेंगे और जो उनसे एनर्जी जनरेट होगा फिर उसका बॉडी में यूज होगा। लास्ट हमारा है इजेशन, जिसे डिफिकेशन बोलते हैं। ये एलिमिनेशन हो रहा है जो भी फिकस है एलिमेंट्री कैनाल से, एनस से हो ही रहा है। मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे होती है, एक वॉलेंट्री प्रोसेस है ये जनरली। और जो बच्चे होते हैं तो यहाँ पे ये डिफिकेशन रिफ्लेक्स जो है ये इन्फेंट्स में होता है, तो बिल्कुल आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखें फिशेस के बारे में। कलर जो है इसका क्यों होता है येलोइश ग्रीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेरकोबिलिन और यूरेबिलिन। ये जो दोनों फॉर्म होते हैं, जो बिलीरुबिन होता है वो जब टूटता है उससे ये दोनों फॉर्म होते हैं कंपाउंड। अब ठीक है, व्हाइटिश ग्रे कभी कभी फिशेस होने लगते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा क्यों? क्योंकि लीवर माल फंक्शनिंग, लीवर काम करना अच्छे से बंद कर देता है। नेक्स्ट, स्मेल इसका ऐसा क्यों है फिकेस का? इंडोल के चलते, स्केटॉल के चलते और हाइड्रोजन सल्फाइड के चलते। तो ये समझ चुके हैं आप। ये कुछ हमारा लास्ट में जो एनसीईआरटी में जोड़ा गया है, कोई भी फूड सब्सटेंस है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा, तो आप वैल्यू याद रखना। क्योंकि नीट 2013 जो कर्नाटका वाली हुई थी उसमें एक न्यूमेरिकल आया था, अगर आपको ये वैल्यू याद है तो बन जाएगा। ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4, 4 और 9, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब बात आती है कोई एवरेज पर्सन है जो मॉडरेट वर्क करता है, ज्यादा काम भी नहीं करता, उसे कितनी किलो कैलोरी लेनी चाहिए? तो 2800 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, विटामिन जो टर्म है इसको फंक ने दिया था टर्म को। अब 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल होते हैं तो अडेक उनको बोला जाता है, ADE के आप याद रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन पूछी जाती है। नेक्स्ट, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं बी और सी, बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब एक लास्ट पैनक्रियाज के बारे में आप देख लो, जिसकी कल मैंने बात की ही थी। ये पैनक्रियाज के हम पॉइंट देख चुके हैं। अब पैनक्रियाज से जो पैनक्रेटिक जूस निकले, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ये आप सीक्वेंस में बिल्कुल याद रखो तो ट्रिक से याद रख सकते हो आप। तो ये तो बिल्कुल याद रखना आप, 6 के 6 ये पैनक्रेटिक जूस से निकले हुए एंजाइम है। अब काम इनको देखो सबका। ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ बाय द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज जो है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है, ये आप याद रखना। इसके आगे जो काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है, ट्रिप्सिन एक्ट हुआ तो काइमोट्रिप्सिन बन गया। मिल्क के कर्डलिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हेल्प करता है। इंटेरोकाइनेज कहां से निकला? तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा से निकला। इसके आगे जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है वो ट्रिप्सिन एक्ट हुआ तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बन गया। एक और चीज मैंने कल आपको नहीं बताया था, जो पैनक्रियाज होता है उसमें पैनक्रेटिक डक्ट होता है, ठीक है, और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी वहां पे, ऐसे तो एनसीईआरटी में है नहीं, पुरानी वाली में थी तो मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो पूछी जा सकती है यहाँ से क्वेश्चंस। तो सारे चीज मैंने आपको डील कर दिए, जो भी चीज डाइजेशन से रिलेटेड थी। अब शायद 1 या 2 पॉइंट एनसीईआरटी का छूट गया होगा, क्योंकि इंसान है छूट सकता है, तो वो चीज मैं जब क्विक रिवीजन सीरीज आपको बताऊंगा तो उसमें वो चीज मैं डील कर दूंगा। एनसीईआरटी से कहां से कौन सी लाइन से क्वेश्चन बनी है, एक एक चीज मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। और ये ऐसे क्लियर हो ही चुका है 2 पार्ट में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आप एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेंगे, ओवरऑल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 16 चैप्टर इस तरह हमारे कंप्लीट होते हैं।
Thank you for watching this video. Have a nice day.